हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं कवर करने जा रहा हूँ क्रियो का बेसिक ग्राफिक इंटरफेस, जिसमें कि आपके टूल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊँगा, कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताऊँगा, डायमेंशंस कैसे ली जाती हैं उसके बारे में बताऊँगा, और बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसको इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज थोड़ी सी बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3D के कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसी में एक क्रियो पैरामेट्रिक भी एक 3D सॉफ्टवेयर है। तो मैं आज उसी पे बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये है इसका ग्राफिकल इंटरफेस। आप इसको ओपन करने के बाद देखिएगा कि आपके सामने ये स्क्रीन करके आएगी, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा क्रियो पैरामेट्रिक 2.0 वर्जन है ये। तो उसमें आपको ये ग्राफिकल इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, जिसमें कि आप इधर देखिएगा तो ये मेन्यू बार है जहाँ पे फाइल मेंशन किया हुआ है। आप फाइल क्लिक करिएगा तो ये देखिए नीचे इसके कई सारे मेन्यूज़ हैं, पार्ट्स हैं। ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं इस पर नहीं बात करने जा रहा हूँ। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिक्स जो आपके टूल के इंटरफेसेस हैं उसके बारे में। तो स्टार्टिंग हम करते हैं तो ये जो सामने आपकी ये जो एरिया आ रहा है, इसको हम ग्राफिक्स विंडो बोलते हैं, जिस पे हम डिज़ाइन जो भी करते हैं वो इस एरिया में ही आपको विजिबल होता है। ये आपका टूल बार हो गया। ये यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशंस वगैरह जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्प्ले में आता रहता है कि आप जो भी कमांड यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे आता है। तो उसको हम इंफॉर्मेशन एरिया बोलते हैं। और ये स्टेटस बार देता है कि कौन सा पार्ट आपका एक्टिव है या आप क्या भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाइए न्यू पे जाने के बाद आप देखिएगा कि इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है लेआउट, दूसरा है स्केच, तीसरा है आपका पार्ट मॉडलिंग, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग है, और ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। और पार्ट मॉडलिंग के अंदर सब टाइप होता है। जैसे अगर आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं सॉलिड, तो ये देखिए इसमें सॉलिड आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप शीट मेटल से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। इसके बारे में नहीं बात कर रहे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंडस्ट्री में उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं स्केच अगर आपको बनाना तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आप टेम्परेरी नेम दे दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ कि स्केच ट्यूटोरियल्स, हमने जैसे नाम दिया इसका स्केच ट्यूटोरियल्स, इसको आप ओके कर दीजिए। तो देखिए ये आपने जैसे ही उसको क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये टूल्स, काफ़ी सारे टूल्स आपके ऊपर टॉप साइड में आपको ये विजिबल होने लग गए हैं। ये देखिए अब मैं धीरे धीरे इनको बताता हूँ आपको कि ये बेसिक्स होते क्या है और आपको बेसिक डिज़ाइन बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे देखिए स्केच पे क्लिक है तो ये सारे टूल बार्स ओपन हो गए हैं आपको। इसको ही मैं आज आपको ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेटम हो गया। ये जैसे आपका सेंटर लाइन है, पॉइंट है और कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डेटम प्लेन से आपको क्या बेनिफिट होता है, जितने भी व्यूज़ होते हैं आपका टॉप फ्रंट साइड जो भी व्यूज़ होते हैं 3D एंगल्स में हो गया या 2D एंगल्स में हो गया, तो उसको ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि बेसिक रेफरेंसेस आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं किसी भी पार्ट्स के लिए, तो उसके लिए डेटम प्लेन होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप अभी जैसे ये ब्लैंक स्क्रीन है, आपको कहीं भी इसमें कोई भी आपको ओरिजिन आपको कहाँ से लेना है वो आपको इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करते हैं और आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपका एक पॉइंट आपको मिल गया है, जिसको हम इसको ओरिजिन बोल सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको एक्स और वाई और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस दिखा रहा है। अभी हम 2D स्केचिंग पर हैं तो इसलिए केवल एक्स और वाई इसमें मेंशन कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है सेंटर लाइन। देखिए स्टार्टिंग में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप शुरुआत करें, चाहे आप पार्ट मॉडलिंग कर रहे हों या स्केच मॉडलिंग कर रहे हों या स्केच बना रहे हों या असेंबली कर रहे हों, तो आपको हमेशा ये सेंटर लाइन को माइंड में लेके चलना होता है। और स्टार्टिंग में आपको ये लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी ड्राइंग्स का कोई बेस नहीं रह जाएगा। ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया तो आपको ये एक ओरिजिन मिल गया। अब आप यहाँ पे एक सेंटर लाइन इस पॉइंट पे ले आके प्रेस कर दीजिए और एक इस पॉइंट पे जाके कर दीजिए। तो एक
आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, सेंटर लाइन है। अब आप इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए तो वो इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस लेके चलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पे। कंस्ट्रक्शन मोड का मतलब क्या होता है कि आपका सारी चीज़ें डॉटेड में रहेंगी। अगर आप इसको एक्टिव कर देते हैं, उसके बाद आप कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये डॉटेड मोड पे रहेगा, ये एक्टिव नहीं है, मीन्स आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये केवल एक रेफरेंस की विजिबिलिटी को शो करता है कि आप कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मोड हो गया। अब हम बात करते हैं स्केचिंग टूल्स के बारे में। ये सबसे मेन है आपका स्केचिंग टूल। तो अब देखिए सबसे पहले दिखा रहा है लाइन। आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक करिए और आप कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करके इसको आप दूर ले जाइए। अब देखिए माउस में स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ तो इस पर एच मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं इसको हल्का टिल्ट कर देता हूँ तो देखिए एच हट गया, मतलब कि ये इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे है। अब हॉरिजॉन्टल है, आप दूसरे लेफ़्ट क्लिक करिए, आप सेंटर बटन माउस का क्लिक करिए और आप यहाँ से जाके इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए। आपने जैसे ही किया तो देखिए इसकी जो डायमेंशन है, जैसे 15.3 बना रहा है, ये mm में हम लेते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो हम इसको mm में बनाते हैं। ये देखिए इसका दिखा रहा है कि सेंटर लाइन से ये 9.02 दूर पे है, वर्टिकल लाइन से ये इतनी डिस्टेंस पर है और इसकी खुद की लेंथ इतनी है। अब अगर हम इस सेंटर लाइन और इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं तो देखिए इसकी सारी रेफरेंसेस हट गए। अब केवल इंडिविजुअल एक लाइन रह गई है। अब इस लाइन में अगर आपको डायमेंशन चेंज करनी है तो आप डायरेक्ट इस पर लेफ़्ट डबल क्लिक करिएगा तो आप इसमें अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर दी, यहाँ पे 20 कर दी तो ये एक सिंपल लेंथ दिखा रहा है। रेड पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि आपका ये वाला पार्ट का ये दोनों एंड है, ओपन एंड है। अगर मैं एक और लाइन खींचता हूँ यहाँ पे वर्टिकल, देखिए यहाँ पे वी शो कर रहा है, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए तो यहाँ पे ये डॉट पॉइंट हट गया क्योंकि अब ये क्लोज हो गया। ओपन पॉइंट जहाँ पर होता है, ओपन पॉइंट पे ये रेड इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे है, इसको मैंने डाल दिया 5 और इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको कर दिया मैंने 10। तो ये देखिए एक ये जनरल शेप बन गया है। अब आपको कोई भी किसी भी तरीके का अगर 2D स्केच बनाना है जिसमें आपको लाइंस वगैरह खींचनी है तो वो यहाँ से आप करते हैं। लाइन पे क्लिक करिए। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ करके भी करना चाहते हैं, अगर इसमें ज़्यादा कोई वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आपको रेफरेंस की वजह से दिक्कत आ रही है तो आप जनरल इसको ऑफ करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए लाइन कमांड हो गई। अब हम बात करते हैं, अब जैसे ये मान लीजिए हमने एक लाइन बनाई, अगर मैं अब यहाँ रेक्टेंगल बनाता हूँ, कहीं पे भी ये रेक्टेंगल बनाता हूँ इसको, तो देखिए ये रेफरेंस पॉइंट ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए इस लाइन के बेस को ये यहाँ से मान रहा है, ये देखिए इसकी दूरी यहाँ से दिखा रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो केवल इसके डायमेंशन शो कर रहा है। अब देखिए एच का मीन्स हो गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों वी हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको मॉडिफाई करना है आपको, तो यहाँ मैंने वैल्यू 5 डाल दी, यहाँ मैंने वैल्यू 5 डाल दी, तो ये एक स्क्वायर शेप बन गया है, 2D स्क्वायर शेप बन गया है। अब देखिए अंदर ये जो येलो कलर का फिल करके आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके ये सारे जो जॉइंट्स हैं वो सारे क्लोज्ड हैं, ये सारे क्लोज्ड हैं। अगर जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और अगर वो कहीं से भी ओपन होगा तो उसमें ये येलो कलर हट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वर्टिकल लाइन को यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, ये जो बीच का फिल कलर था वो ख़त्म हो गया और ये दिखा रहा है रेड पॉइंट कि कहाँ से ये वाला लूप ओपन है। अगर ये लूप ओपन रहेगा तो आपका स्केच 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, 2D रह जाएगा। 2D में केवल ये लाइन ड्राइंग रह गई है। अब जैसे मैंने फिर से लाइन कमांड लिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दिया, माउस के सेंटर बटन को डबल क्लिक किया तो देखिए ये क्लोज लूप बन के आ गया, जिसमें L1 क्या शो कर रहा है, L1 और L1, इसका मतलब है कि इन दोनों का डायमेंशन सिमेट्री है, इक्वल है। तो ये बात होगी आपकी रेक्टेंगल की, लाइन की, इसको भी हम डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके। बात करते हैं सर्कल की। सर्कल को भी आप कहीं पे पॉइंट सेलेक्ट करिए, इसको आप ऐसे कर दीजिए, डबल क्लिक करिए या यहाँ से आप एग्जिट करिए। अब देखिए ये सर्कल आ गया। सर्कल को देखिए यहाँ 2.78 आ रहा है। आप इसको भी, ये डाया इंडिकेट कर रहा है, देखिए इसका एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ है, तो इसका मतलब ये 5 mm जो मैंने डाल रखा है वो इस सर्कल का डाया है। तो ये बेसिक्स हो गया लाइन ड्राइंग आपकी, ये कैसे बनता है।
रेक्टेंगल, सर्कल। अब आप बात करते हैं हम आर्क की। अगर आपको कहीं पे आर्क बनाना है तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये आपका आर्क बन गया। ठीक है, आर्क बना लिया आपने, एलिप्स बना लिया, आप इसे एलिप्स बना सकते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से उठा रहा है, आप रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से ये डेटम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको ऑन रखना पड़ता है ताकि वो उसको रेफरेंस लेके चले, ना कि इन सबको। अब जैसे मैं इस सर्कल को डिलीट कर देता हूँ, इस आर्क को डिलीट कर देता हूँ, ये एलिप्स बन गया। एलिप्स में लेंथ कुछ दे दीजिए आप 4, इसको दे दीजिए आप 2, तो ये एक एलिप्स बन गया। ऐसे ही आपका स्प्लाइन है, ये डिफरेंट तरीके के जब शेप्स बनाने होते हैं तो वहाँ पे इसकी हेल्प पड़ती है। अब यहाँ पे आप डबल पॉइंट क्लिक करिए, एग्जिट हो गए। एलिप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इसमें इसकी एक जो बेस पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से इसका इन दोनों के बीच की हाइट बता रहा है, यहाँ से इनकी डिफरेंसेस बता रहा है। अब आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, 5 कर दीजिए, इसको आप 1 कर दीजिए। तो ये बेसिक ड्राइंग्स हैं जो इनके टूल्स हैं। जब आप कोई भी चीज़, जब पार्ट डिज़ाइन या कोई भी चीज़ जब करेंगे ना, तब आपको इन सब चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही हम बात करते हैं फिलेट शैम्फर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, उनके कॉर्नर के एजेस को अगर आपको राउंड करना है या शार्प काटना है तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे फिलेट कमांड क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है। आप इनमें क्या होता है कि आप जिस भी टूल के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको नीचे वो बता देगा कि ये किस पर्पज से इसका यूज़ किया है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सर्कुलर ए फिलेट विथ कंस्ट्रक्शन लाइन। अब ये सर्कुलर, ये गोल में काटेगा, मतलब आर्क शेप में काटेगा। अब आप इसको क्लिक करिए। अब ये नीचे देखिए पूछ रहा है, ये देखिए नीचे ये जो इन्फॉर्मेशन एरिया है वहाँ देखिए ये बता रहा है सेलेक्ट 2 एंटिटीज़। सेलेक्ट 2 एंटिटीज़ का मतलब हो गया कि कोई भी 2 एंटिटीज़ को आप सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेकंड कौन सा हुआ, इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए कर्व शेप ले लिया, कर्व शेप ले लिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कितना डाया चाहिए, तो आप डाया को इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसको आप 1 डाल दीजिए। ये देखिए तो ये एक राउंड शेप में कट गया। ठीक है, वैसे ही आपका फिलेट है, शैम्फर है, शैम्फर पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए शैम्फर पे भी आप माउस ले जाते हैं तो इसका भी बताता है कि क्रिएट अ शैम्फर बिटवीन 2 एंटिटीज़ एंड क्रिएट कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब आप इस पर क्लिक करिए। तो अब ये देखिए इसमें भी बोल रहा है सेलेक्ट 2 एंटिटीज़। जैसे मान लो कि मैंने एक वर्टिकल लाइन ये सिलेक्ट करी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये सिलेक्ट करी है। देखिए अब ये क्या दिखा रहा है, इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट को एक ओरिजिन, बाई डिफ़ॉल्ट ओरिजिन मान लिया है ये। अब दिखा रहा है ये वाला, ये जो ऊपर की कटिंग है उसकी डिस्टेंस दिखा रहा है इस पॉइंट से। और देखिए ये यहाँ से इसकी दूरी दिखा रहा है। तो देखिए अगर आपको इक्वल साइज़ का काट, मतलब आप यहाँ पे साइजेस डाल दीजिए। ये ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पे आप मान लीजिए 0.5 डाल दीजिए, यहाँ पे भी 0.5 डाल दीजिए। तो देखिए शार्प कट हो गया। ठीक है, सर्कुलर हो गया। तो इसलिए शैम्फर और ये फिलेट का यूज़ किया जाता है। ये टेक्स्ट राइटिंग है। अब इसको चलिए डिलीट करते हैं। अब आपको अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है उसके बॉटम से एरो जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ से इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट को ही डाल दीजिए। जैसे मैं डालता हूँ कैट कैम। ये देखिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो ये यहाँ पर टेक्स्ट मेंशन होके आ गया। आप इसके एस्पेक्ट्स रेशियो जो हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं एरिया के हिसाब से। इनके एंगल के चाहिए स्लाइंट एंगल को चेंज कर सकते हैं आप अल्फ़ाबेट्स के। और आप आ जाइए यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे ओमेगा इटैलिक हो गया, कोई भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया आपका। उसके अलावा आ गया पोजीशन। अब पोजीशन इसमें क्या है कि अभी तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी क्लिक कर दिया था, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर पे करना चाहते हैं, वर्टिकल में आप मिडिल में करना चाहते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से ये सेंटर वगैरह ले रहा है। तो ये बात होगी अल्फ़ाबेट्स की। अब जैसे ये देखिए दिखा रहा है ऑफसेट। अब जैसे एक लाइन है,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दी, उसकी कुछ डायमेंशन मैंने डाल दी, यहाँ पे डाल दिया 8 mm। ऑफसेट मीन्स क्या होता है कि आप उसकी गैपिंग के हिसाब से, मतलब जैसे ऑफसेट का क्या मतलब होता है कि आपको एक और लाइन इसके ऊपर या नीचे कहीं क्लिक करनी है किसी डायमेंशन के हिसाब से, तो आपको रीड्रॉ करने से अच्छा है कि आप ऑफसेट करें। ऑफसेट करने के बाद ये मांग रहा है कि सिंगल लाइन है, चेन है या लूप है, तो अभी ये सिंगल है तो सिंगल लाइन पे मैंने क्लिक किया। अब ये एरो दिखा रहा है बॉटम में करना है या अप, तो आप अगर नीचे एरो दिखा रहा है और आपने यहाँ पे 1 किया तो ये 1 mm का डिस्टेंस आ गया नीचे की तरफ। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये अगर आप मैंने यहाँ पे -1 डाला तो ये देखिए आ गया ऊपर की तरफ। ये होता है इसका बेनिफिट ऑफसेट का। आपको कोई भी लाइन ऊपर नीचे या इक्वल डिस्टेंस पे खींचनी है तो आप इस पर क्लिक करते चले जाइए, डायमेंशंस आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, लेता चल जाएगा ये। उसके अलावा आता है, देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे अब मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, रेक्टेंगल है, ऑफसेट पे गए। अब जैसे ये बोल रहा है चेन, चेन का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने चेन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, चेन मीन्स हो गया कि ये पूछेगा कि कितने मतलब किन किन पॉइंट्स को आप ले सकते हो, मतलब चेन में जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 0.5, तो देखिए जिन लाइन को मैंने सेलेक्ट किया था उस लाइन का ये ऑफसेट ले लिया है, बाकी इन दोनों लाइन को नहीं सिलेक्ट किया था तो इन दोनों लाइन पे इसने ऑफसेट नहीं लिया। अब आप इसको बैक करते हैं, फिर से हम ऑफसेट पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लूप का क्या मतलब हुआ कि ये इसमें कितने सारे जो हैं वो क्लोज लूप में हैं, तो हमने लूप पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो ये इसका मतलब है कि चारों पॉइंट्स को ये एक साथ अंदर की तरफ ले लेगा। ये देखिए चारों पॉइंट्स पे ये 1 mm का ऑफसेट ले लिया ये। तो ये होता है बेनिफिट ऑफसेट का। तो ये हो गया आपका ऑफसेट टूल। थिकनेस वगैरह और पैलेट अभी नहीं बताऊंगा। सेंटर लाइन, पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मैं बता चुका हूँ आपको। अब आते हैं हम एडिटिंग टूल पे। एडिटिंग टूल पे सबसे मेन हमारा क्या होता है, जैसे आपका ये दिखा मॉडिफाई टूल अभी नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, अभी मैं इनको बता देता हूँ। जैसे डिलीट सेगमेंट का आपका बता दिया मैंने कि आपने इसको क्लिक किया और ये हो गया। अब इसको मैंने कह रहा 0, तो डिलीट सेगमेंट बता दिया मैंने आपको। अब इसको ये जो क्लोज लूप है देखिए ओपन हो गया। अब देखिए कॉर्नर का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए 2 लाइंस दिखा रहा है। इट मीन्स अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं, कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और ये फर्स्ट और सेकंड एंटिटीज़ को आप क्लिक करिए, तो देखिए क्लोज लूप हो गया, होल सारे बंद हो गए। कॉर्नर मीन्स हो गया कि 2 जो लाइंस होगी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वो अपने आप आके ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एडिटिंग टूल्स हो गए। डिवाइड का क्या मतलब हुआ, अब मैंने ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड पे क्लिक किया और मैंने इस लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये सिंगल लाइन जो थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद देखिए ये जो आपको दिखा रहा है ये कंस्टेंट्स है। मैं कंस्टेंट इसके बाद में बताता हूँ अगली वाले में कि कंस्टेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिखा रहा है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए मॉडिफाई आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपका एक ये एडिटिंग का ये हो गया। इसको मैं क्लिक करके कॉर्नर करके, ये एडिटिंग कमांड होगी आपकी। एडिटिंग के अंदर ये 2-4 चीज़ें आती है वो मैंने बता दिया। मिरर वगैरह भी डीएक्टिवेट है, तो जैसे जैसे मैं डिज़ाइनिंग करता जाऊँगा वैसे वैसे आप लोगों को ये सारे टूल्स की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करूँगा। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब बारी आती है कंस्टेंट्स की। कंस्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, टेंजेंट है, ये देखिए दिखा रहा है मिड पॉइंट है, ये आपका दिखा रहा है कोइंसिडेंट, मतलब 2 पॉइंट्स अगर अलग अलग हैं, अगर हमने इसको क्लिक किया तो दोनों पॉइंट सेम सेंटर पर आ जाएंगे। ये दिखा रहा है सिमेट्री, मतलब कहीं किसी पॉइंट से दोनों ऑब्जेक्ट की दूरी वगैरह इक्वल करने के लिए यूज़ में आता है। ये साइज़ इक्वल करने के लिए आता है, और ये दोनों कोई भी लाइन है या ऑब्जेक्ट है उनको आपस में पैरेलल करने के लिए यूज़ में आता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक मैंने लाइन खींची
जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है ना ही वर्टिकल है, कोई इंक्लाइंड है। अब आपको उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल बनाना है। जैसे ये वर्टिकल टूल है, वर्टिकल पे क्लिक करके आप इस पर क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक ये वर्टिकल हो जाएगा। अब वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अब बता रहा है जैसे ये है। अब जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक मैंने ले ली एक इंक्लाइंड लाइन। ठीक, यहाँ पे दिखा रहा है 42.59 ये। अब मुझे इनको आपस में परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर इन दोनों को करने के लिए आप इस कमांड को क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए और इसको क्लिक करिए। तो ये देखिए ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हो गए, दोनों आपस में 90 डिग्री हो गए। ठीक है, एक ये कमांड हो गई। अब आती है बारी टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल हो गया और एक लाइन हो गई। अभी इन दोनों के बीच में दूरियां हैं। देखिए ये सेंटर पॉइंट से इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अपने से कुछ वैल्यू बता रही है, यहाँ पर है। अब आपको चाहिए कि ये लाइन इस सर्कल के ऊपर आके चिपक जाए, तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर टेंजेंट करना पड़ेगा। टेंजेंट पे क्लिक करिए, सर्कल पे क्लिक करिए और इस पर क्लिक करिए। ये देखिए ये सर्कल पर आके ये स्टिक हो गया। ये देखिए, तो ये टेंजेंट हो गया। अब आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए अब आपका आ गया, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली और एक मैंने कहीं पे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है। अब मुझे चाहिए कि ये पॉइंट इसके मिड पे आ जाए, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मिड पॉइंट का कमांड, इसका कमांड एंड इसका कमांड। ये देखिए ये इसके मिड पॉइंट पर आ गया। कि अब मुझे पता करना है ना इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है, कई बार हमें पता नहीं चलता है। तो मिड पॉइंट के लिए एक पॉइंट ले लीजिए, मिड पॉइंट पर क्लिक करिए तो वो सर्कल को इस लाइन के सेंटर पे आके इस पे लग जाएगा। तो मिड पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। अब सिमेट्री का कमांड अगर आपको यूज़ करना है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेंटर लाइन बनाई, उस पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जो कि कहीं से भी इक्वल नहीं है ना। ये पॉइंट इसके सेंटर पे नहीं है, ये पॉइंट इसके सेंटर पे नहीं है। तो अगर आप सिमेट्री करते हैं तो सिमेट्री कमांड दबाइए, सेंटर लाइन दबाइए, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करिए। ये देखिए ये वाला सिमेट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ये देखिए ये एरो और ये एरो अंदर के साइड दिखा है, इसका मतलब ये दोनों अब इसकी दूरी पर बराबर आ गया है। वैसे ही आपने सिमेट्री इन दोनों को करना है, तो इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए एंड इसको क्लिक करिए। ये भी अब ये सारे आपस में सिमेट्री बन गए। ठीक है, तो सिमेट्री कमांड हो गया कि आपको सब सेंटर लाइन से इक्वली डिस्टेंस पे अगर आपको लाइंस ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेट करना है तो सिमेट्री यहाँ से हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट के दो टूल्स के बारे में। ये है आपका इक्वल। इट मीन्स अगर आपका एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। ये 1.50 है, ये 2.33 है। तो अगर आप इक्वल दबाते हैं तो इसको और आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिएगा ये दोनों सिमेट्री हो गई। सिमेट्री मतलब हो गया, देखिए L1 दिखा रहा है। L1 का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। तो ये लाइन, किसी भी लाइन को आपको इक्वल करना है तो आप उनको सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं। पैरेलल हो गया, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। आपने पैरेलल पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हो गए, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हो गए। ये आपका हो गया डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स हो गया जैसे आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया 10, यहाँ पे मैंने डाल दिया 6 डाल दिया। ठीक है, लेंथ विड्थ नापने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बना लिया बीच में। अब मुझे ये पता करना है कि ये यहाँ से कितना है। जैसे मान लो अगर इसको मैंने कर दिया 4, इसको कर दिया मैंने 3, इसको कर दिया मैंने 1। अब जैसे मुझे यहाँ से डिस्टेंस तो मिल गया, मुझे पता करना है यहाँ से कितनी दूरी है। तो आप सिंपल जाइए, इसके सेंटर पे क्लिक करिए, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करिए, सेंटर पे, तो ये बता देगा 3। मतलब ये ऊपर से भी 3 है, नीचे से भी 3 है। और यहाँ से अगर आपको पता करना है डायमेंशंस कितनी है तो इस पर क्लिक करिए, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करिए, वर्टिकल लाइन पे क्लिक करके सेंटर प्रेस करिए 6, मतलब ये 6 की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशंस। अब एक और ख़ास चीज़ है, इसको कहते हैं इंस्पेक्ट्स टूल।
बताता हूँ मैं आपको इंस्पेक्ट टूल्स क्या होते हैं। ये हो गया आपके इंस्पेक्ट टूल्स। जैसे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, अब हमने गलती से कहीं पे मान लीजिए एक लाइन और ड्रॉ करी हुई है। जब कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स बनती हैं तो उसमें हमें कई बार पता नहीं लग पाता कि कहीं ओवरलैपिंग की वजह से वो 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये एरर दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे डॉट्स दिखा तो रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप पूरे पार्ट्स को सिलेक्ट करिए और आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दिखाएगा इस लाइन में गड़बड़ है, इस लाइन में गड़बड़ है। इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए तो आपकी ये पूरी चीज़ फिर से ठीक हो जाएगी। नहीं तो जब कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनती है ना, तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता कि कहाँ गड़बड़ है या कहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। वैसे ही ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे अभी ये तो क्लोज लूप है तो इसमें रेड स्क्वायर कहीं नहीं दिखा रहा है, ये आपस में सब जॉइंट है 100%। अब मैंने इसको अगर डिलीट कर दिया तो देखिए ये रेड पॉइंट जो दिखा रहा है उसका इंडिकेशन यही से होता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये नहीं दिखाएगा कि पॉइंट्स कहाँ से ओपन है। इसको एक्टिवेट रखिए ताकि हमको हमेशा पता लगता रहेगा कि कहीं से लूप ओपन तो नहीं है। तो एक ये हो गया, और वैसे ही एक ये हो गया शेड क्लोज। अब जैसे इसको मैंने फिर से क्लोज कर दिया। अब जैसे ये जो अंदर दिखा रहा है ना कि ये लूप जो है वो क्लोज्ड है, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये खाली हो जाएगा। खाली में हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये पूरी तरह से जॉइंट है या नहीं है, तो इसलिए इसको भी हमेशा एक्टिवेटेड रहने दीजिए। तो ये बेसिक होता है स्केच मॉडलिंग का, स्केचिंग के लिए। जो अगर आप क्रियो का इंटरफेस देखेंगे तो ये सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको आगे काम में आने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे बेसिक यही था जो मुझे आपको बताना था। अब नेक्स्ट टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्ट मॉडलिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो अभी इससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय। बाकी इसको अगर आपको क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं, और अभी तक इसमें जितनी भी डुप्लीकेट फाइल्स बन गई हैं उसको रिमूव करना है तो इरेज नॉट डिस्प्लेड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अंदर की जितनी भी डुप्लीकेट फाइल होगी वो सब डिलीट हो जाएगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, इसको आपको हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज़ करना है। कि जैसे आप कोई भी पार्ट या डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और आप सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी अगर आपने सेलेक्ट नहीं की हुई है तो पार्ट्स आपके अलग अलग उसमें फोल्डर्स में सेव हो जाएंगे, जो कि आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी दोबारा वहाँ से निकाल के लाने के लिए, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट पार्ट्स भी जनरेट हो जाते हैं और आपको असेंबली में भी दिक्कत होगी। या इनकेस किसी फोल्डर को आपने गलती से डिलीट कर दिया तो पूरे सिस्टम में एरर आ जाएगी, मतलब इसके जो लूप जो भी आपकी असेंबली वगैरह होगी सब में एरर आ जाएगी। तो इसलिए ये न्यू बनाया जाता है। यहाँ से आप इसको नॉर्मल एग्जिट कर दीजिए। ये हो गया इसका बेसिक इंटरफेस।